डीएलएफ से गुड़गांव है, गुड़गांव से डीएलएफ। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। कुछ दिन पहले फ्रीवाना वेस्ट करके डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था जो 5600 करोड़ का फ्लैट बिका मात्र 3 दिन में। और उसके कुछ दिन पहले फ्रीवाना साउथ करके आया था जो 7200 करोड़ के फ्लैट बिके मात्र 3 दिन में। और कुछ दिन पहले कैमिलिया कैमिलिया प्रोजेक्ट के पास 100-125 करोड़ के फ्लैट बिक रहे थे। विश्व के आधे से ज़्यादा 500 फॉर्च्यून कंपनी गुड़गांव में स्थित है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। और यही गुड़गांव 30 साल पहले ऐसा था कि यहाँ लोग जाने से डरते थे। अगर दिल्ली से किसी को गुड़गांव की तरफ जाना पड़े तो टैक्सी और रिक्शा वहाँ जाते नहीं थे। अगर कोई जाता भी था तो डबल किराया लेता था। जहाँ ये आज 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं ना, वहाँ एक बंजर ज़मीन थी जहाँ 40,000 एकड़ के भाव से ज़मीनें बिक रही थी और 600 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीनें बिक रही थी। तो गुड़गांव कैसे बना सिटी ऑफ कॉर्पोरेट, सिटी ऑफ स्टार्टअप, ए मिलेनियम सिटी। ये सब करने के लिए एक ही बंदा काफ़ी था जिसका नाम है कुशल पाल सिंह, मतलब केपी सिंह ने डीएलएफ को इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट डेवलपर बना दिया। इसका आज मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ है। डीएलएफ को डीएलएफ बनाने में थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी लगा। ये जो इनके साथ खड़े थे, जो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट दिए थे, उनका नाम था राजीव गांधी। जिसका डीएलएफ को डीएलएफ बनाने में जिसका राजीव गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ था। जानेंगे कि गुड़गांव कैसे बना। यूपी के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का कैसे वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट लिस्ट में शामिल हुआ और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में शामिल हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है कुशल पाल सिंह के बचपन से। ये यूपी के बुलंदशहर से आते हैं। इनकी माता हाउसवाइफ थी और इनके पिताजी वो एडवोकेट थे। ज़िंदगी चल रही थी, सामान्य परिवार था। और एक दिन इनके दोस्त ने अपना फॉर्म भरते भरते इनका भी फॉर्म भर दिया था। ये फॉर्म जो था वो ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स का था जो लंदन में चल रहा था। हो गए सिलेक्ट। अब लंदन जाने का मिला मौका। घर वालों ने बोला बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा जैसे तैसे। पैसे जोड़ के घर वालों ने इनको लंदन भेज दिया। और ये पढ़ाई में थे एवरेज और स्पोर्ट में थे अव्वल। टेनिस खेलते थे, पोलो खेलते थे। उसी दौरान एक गर्लफ्रेंड बनी जूली। इनका फुल प्लान था कि जूली से शादी करेंगे, सेटल हो जाएंगे लंदन में। यूपी के छोटे से शहर से आए हुए कुशल पाल सिंह जी अब हो गए एक जेंटलमैन। गुड़गांव कौन बना था? अगर मैं वो वहाँ रह जाते तो इसके लिए किस्मत ने करवट लिया और इनको मिल गए इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर मोहन सिंह बाड़ालिया। इन्होंने बोला कि भाई तुम 6 फीट के लंबे हैंडसम आदमी हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंडियन आर्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आओ, स्वागत है तुम्हारा इंडियन आर्मी में। पहले तो कुछ दिन तक करते हुए नहीं बोले कि नहीं जाने का है उधर। फिर प्लान चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ और ये आ गए इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में उस टाइम एक रूल था कि किसी भी फॉरेन कंट्री की महिला से आप शादी किए हो तो इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते। तो इसके लिए उनको जूली जी को छोड़ना पड़ा। तो आर्मी में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे और स्पोर्ट भी अच्छा खेलते थे। और इंडियन आर्मी में एक जनरल थे जिनका नाम था चौधरी रघुवेंद्र सिंह। उनकी बेटी इंदिरा सिंह से इनकी शादी कर दी गई। अब इंडियन आर्मी के ज्वाइन करने के 8 साल बाद 1961 में अब इनके ससुर ने कहा कि आओ भाई, ये अपना एक फैमिली बिजनेस छोटा सा है और इसको संभालो इंडियन आर्मी छोड़ के। जो डीएलएफ था, डेली लैंड इन फाइनेंस। डीएलएफ इन्होंने ज्वाइन किया 1961 में, जबकि डीएलएफ बनी तो 1946 में, आज़ादी से 1 साल पहले। इनके ससुर जी ने ये कंपनी बनाई थी ये सोच के कि अभी देखो जी बंटवारा तो होने वाला है तो यहाँ पे लैंड और घर की ज़रूरतें पड़ेगी, इसके लिए ये कंपनी चालू की गई थी। इन्होंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो 1949 में। इनका जो पहला प्रोजेक्ट था कृष्णा नगर, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन, ऐसे करके 22 से ज़्यादा कॉलोनियाँ इन्होंने काटी थी। तब केपी सिंह इस कंपनी में एंटर हुए तब तक ये रूल आ चुका था दिल्ली में, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने रूल बनाया कि जो भी दिल्ली का विकास है, जो भी कॉलोनी काटने का वो गवर्नमेंट करेगी। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। जो प्राइवेट कंपनियों के पास जो भी कॉलोनी कटी हुई पड़ी है उसको डेवलप करके बाद में अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है प्राइवेट कंपनियों के। अब तो पूरा धंधा हो गया ठप। फिर इन्होंने सोचा कि दूसरा कोई काम करते, दूसरी कंपनी डालते। तो फिर इन्होंने मोटर बनाने की कंपनी डाली और कुछ अलग अलग मशीनें बनाने भी चालू किए, लेकिन ये सब धंधा चला नहीं उनका। अब आते भाई असली कहानी पे कि गुड़गांव कब बना और कैसे बना। धंधे में नुकसान हो चुका था और इनका मन भर गया था दूसरे धंधे से। दिल्ली में लैंड काट नहीं सकते थे, गवर्नमेंट ने मना किया था। अभी सोच रहे थे कि कहाँ पे क्या किया जाए।
तो फिर इसी दौरान इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का काम चालू हो गया और एक उस पे एक हाईवे का प्रोजेक्ट भी चालू हो गया। जयपुर से जो रोड आके मिल रही है दिल्ली में, इसके बीच में एक जगह है जो गुड़गांव, इसका आगे जाके डेवलप होएगा, आगे जाके इसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी कटिंग का बिजनेस किया जाए, वहाँ पे लैंड कटिंग करके, वहाँ पे लैंड खड़ा करके नया बिल्डिंग बना के घर बना के बेचा जाए, क्योंकि उनका वही पुराना बिजनेस था जो दिल्ली में कर रहे थे। उस टाइम भाई साहब गुड़गांव एक बंजर ज़मीन थी, वो भूतिया टाउन लगता था, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ थे, जहाँ पे जंग ऐसा पूरा प्रॉपर्टी खाली ही था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम भूतिया टाउन। रात को वहाँ पे लोग जाने से डरते थे। टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस जंगल में कोई बिल्डर आके काम करेगा, घर बनाएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके कोई रहेगा भी। डीएलएफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस प्रॉपर्टी को किसानों से खरीदना, क्योंकि किसान किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी पूर्वजों की धरोहर मानते हैं और उनको अपनी माँ मानते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि उनसे ये प्रॉपर्टी खरीदना। ये किसानों का इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, और इसमें सबसे फ़ायदा इनका ये हुआ कि इसका बैकग्राउंड जो था वो आर्मी बैकग्राउंड इनके काम में वो भी आया। ये किसानों से जाके मिले जुले और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू किया। और जो आर्मी में गए, सब हर एक घर से कोई ना कोई आर्मी में गया ही था, जो नहीं गए थे कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अब एक गाँव वालों से अच्छा व्यवहार बनाने लगे। व्यवहार ये था कि किसी की शादी हो रही तो उसमें अपना पैसा दहेज में दे दिए, फिर किसी का बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है तो स्कूल में अपना पैसा दे के एडमिशन कराए। तो गांव में हर एक आदमी को जो भी प्रॉब्लम आती थी, हर प्रॉब्लम को ये अपने पैसे से या जो भी मदद दे सकते थे उसे सॉल्व करते थे, जिससे गांव वालों का इमोशनल अटैचमेंट बन गया और इनको प्रॉपर्टियां मिलना चालू हो गई। और ये जो किसानों से ज़मीनें लेना चालू किए, इनको पैसा देते थे किसानों को। तो किसानों से पूछते थे कि आप ये पैसे का क्या करेंगे, तो किसान बोलते थे भाई साहब वो तो मुझे मालूम नहीं क्या करेंगे। तो बोलते आप एक काम करें, हमको दे दीजिए, हम आपको इस पैसे पे ब्याज देंगे। तो उनका ज़मीन भी लेते थे और उनको पैसा जो देते थे उसको भी ले लेते थे, और वो पैसे को बाद में उनको ब्याज देते थे। ऐसा बिना पैसा घुमाए ही इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट चालू कर दिया और डीएलएफ को यहाँ तक लाके खड़ा किया। उसी टाइम जब किसानों से खड़ा होकर बात कर रहे थे, उनके पैसे कुछ देने का काम रहता था, जो पैसे उनके देते थे, लिए रहते थे, ब्याज देते थे, और वैसे ही चिलचिलाती धूप में खड़े होकर किसानों से बात कर रहे थे। उसी टाइम एक बंदा जीप से घूम रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, कौन है इन लोग के बीच में खड़ा होकर इन लोगों को समझा रहा है। तो वो उतरे जीप से और जाके पूछे भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब क्या चल रहा है। तो बोले कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेट के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट नया तैयार हो रहा है, बिल्डिंगें बनने वाली है, इसके लिए हम इन किसानों से बात कर रहे हैं इनकी ज़मीन के बारे में और इनसे जो भी पैसा दिया गया है। मी थे राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी माता थी प्रधानमंत्री। उस टाइम राजीव गांधी ने उनको बोला कि आइए आप एक दिन हमसे मिलिए, अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे हम बात करेंगे। तो केपी सिंह एक दिन टाइम निकाल के राजीव गांधी से मिलने के लिए गए। तो केपी सिंह जो मिलने के लिए राजीव गांधी से गए, तो राजीव गांधी को पूरा प्रोजेक्ट समझाया, पूरा दिखाया कि हाँ यहाँ पे हम ऐसा लैंड तैयार कर रहे हैं, ऐसा पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो सब राजीव गांधी को भी समझ में आया। राजीव गांधी ने देखा, फिर हाँ बोला ठीक है, आपकी जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे, आप हमसे मिलते रहिए। आगे जाके 1981 में इनको पहली बार लाइसेंस मिला इनको 40 एकड़ ज़मीन का प्रोजेक्ट तैयार करने को। पहले क्या करते थे कि पहले ज़मीन ली, कटिंग किया, छोटा कॉलोनी बनाए और उसको बेच दिए। अभी इनको पहली बार 40 एकड़ मिला कि पूरा के बिल्डिंग बना के उसको बेचा जाए। फिर बाद में इन्होंने एक और प्रोजेक्ट तैयार किया 11 एकड़ की ज़मीन में, जिसका नाम पड़ा सिल्वर ओक। 1982 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप करना चालू किया सुबुद्दीन ऐबक के इधर। उस एरिया को आज डीएलएफ सिटी कहते हैं। 1981 से 1983 तक बिना मार्केट में बूमाबूम किए, बिना मार्केटिंग किए, बिना अपना नाम बहुत बड़ा दिखाते हुए इन्होंने लैंड ले लिया था प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। लैंड को वो 556 एकड़ का था। आप सोच सकते हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी 556 एकड़ का लैंड अकेले डेवलप कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बस इनको लाइसेंस मिलते जा रहा है तो लैंड बनाते जा रहे थे, प्रॉफिट कमाते जा रहे थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनके समय में डाउनफॉल आया था इनका। इनके डाउनफॉल का कारण था कि इनके एक दोस्त थे जो बहुत करीबी दोस्त थे। इनके घर पे आने जाना, ये उनके घर पे आने जाने का, तो चाय नाश्ता जो सब होते थे, इनके अच्छे व्यवहार थे। लेकिन बाद में उनके ही साथ में इनकी बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। वो थे इंडिया के एक समय पे डिफेंस मिनिस्टर और एक समय पे हरियाणा के सीएम भी रह चुके थे। वो थे बंसी लाल जी।
बंसीलाल जी का पहले डीएलएफ केपी सिंह के साथ काफ़ी अच्छे व्यवहार थे, बाद में इनका व्यवहार उनके साथ में ख़राब हो गया और बंसीलाल हरियाणा के सीएम बने। वैसे ही पहले डीएलएफ के जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके लाइसेंस रद्द किए और बाद में भी उन्होंने पेपर में भी छपवा दिया डीएलएफ के सारे सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए, तो जिसके पब्लिक का भी ट्रस्ट टूट गया और जितने भी लोगों ने पैसा डाला था डीएलएफ के पास लैंड डेवलपमेंट के लिए वो सब ने अपना पैसा मांगना चालू कर दिया। तो डीएलएफ के केपी सिंह ने भी बोला कि जो भी पैसा मांगने आए किसी को रोको मत, सीधा दे दो। जब पैसा जैसे सब मांग रहे थे अपना पैसा, सबको पैसा मिल जा रहा था, तो लगा कि नहीं नहीं बंदा तो जेन्युइन है, पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं निकाला जाए। फिर पैसा सबने निकालना बंद कर दिया और केपी सिंह फाइनेंशियल मजबूत रहे उस टाइम। उसी टाइम में 86 में राजीव गांधी बन गए देश के पीएम और राजीव गांधी जो भी घर था घर के सामने जनता दरबार लगाया करते थे और जनता दरबार में मिलने के लिए इनसे केपी सिंह गए और केपी सिंह लाइन में थे, तो उधर पीएम राजीव गांधी ने देखा इनको, बोला अरे भैया आप काहे लाइन में हो केपी सिंह? तो बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, जो हमारा लैंड था, जो लैंड का अप्रूवल मिला था वो सब हमारा रद्द कर दिया गया है। और राजीव गांधी ने बोला ठीक है हम उनसे बात करते हैं। और उसी टाइम राजीव गांधी से एक खबर मिली केपी सिंह को कि आप थोड़े टाइम के लिए छुप जाइए, बंसीलाल आपके पीछे एकदम पड़े हैं, वो आपको अरेस्ट कराने के पीछे पड़े हैं, ठीक है हम उनसे बात करते हैं। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ उनकी जीवनी, केपी सिंह की जीवनी में पूरा लिखा हुआ है। फिर 1987 में बंसीलाल की सरकार गिर गई और दूसरी सरकार बनी। फिर से डीएलएफ ने सोचा अभी चलो फिर से अभी खुल के काम किया जाए और बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया, पब्लिक से पैसा उठा के ज़मीन खरीदना चालू किया। ज़मीन खरीद के फिर से उन्हें ला के बेचना चालू हुआ। ज़्यादा दिन तक इतने अच्छे दिन चले नहीं, फिर से उसके बाद बंसीलाल की सरकार आई, फिर से चुनाव हुए और बंसीलाल जीत गए। बंसीलाल ने तो ये ठान के बैठ गया था कि डीएलएफ को आगे जाने नहीं देने का है, तो फिर डीएलएफ को उन्होंने फिर से सारे उनके अप्रूवल रद्द कर दिए और फिर से डीएलएफ का फिर से धंधा बंद हो गया। उस टाइम में एक रोड डेवलप हो रही थी NH80 करके, ये रोड डेवलप हो जाता था जिससे गुड़गांव को फ़ायदा मिलता था, गुड़गांव डेवलप और होता था जिससे डीएलएफ का फ़ायदा होता था। तो बंसीलाल ने पहले वो रोड का काम रुकवा दिया। रोड दिल्ली से जयपुर जाती थी। फिर 2003 में जब चौटाला जी सीएम बने तो NH8 का काम चालू हो गया और इस दौरान बंसीलाल और केपी सिंह में थोड़ी टसन चलती रही, लेकिन कुछ समय के बाद जब बंसीलाल के बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई के बाद बंसीलाल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत हो गए। बाद में इनका केपी सिंह के साथ दोस्ती भी हो गया और ये माना भी कि मेरी बहुत गलतियाँ थी, जो डीएलएफ को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। फाइनली इन्होंने सोचा कि गुड़गांव को डेवलप कैसे किया जाए, गुड़गांव डेवलप होएगा तभी यहाँ पे प्रोजेक्ट और बनेगा और बिकेंगे। तो गुड़गांव को डेवलप करने के लिए केपी सिंह ने सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर बुलाना चालू किए। फॉरेन इन्वेस्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी थी नंबर 1 कॉरपोरेटर जी था, उनके CEO को मिले और मिलके उनसे बोले कि आप इंडिया में प्रोजेक्ट लाइए अपना और इंडिया में अपने ऑफिस डालिए, काम करिए। तो उन्होंने बोला तो इंडिया में तो काम बहुत स्लो होता है, वहाँ पे राजनीति की वजह से काम अटक जाते हैं, काम होते नहीं है। तो वो बोले कि एक बार आप आइए, हम आपकी मीटिंग कराते हैं, फिर उसके बाद आप देखिए। जी की CA जब इंडिया आए, इनको भारत में आके इतना उनको मतलब सम्मान दिया गया और उनको बुलाया गया जैसे कोई महाराजा आया है। उनके लिए आतिशबाजी और आते ही बहुत अच्छे से स्वागत किए गए और पूरा राजस्थान घुमाए गए, अपने होटल में अच्छे अच्छे डिश और स्वीट्स खिलाए गए और उनको तुरंत मीटिंग कराई गई उनकी। जब जैक बेल ने बोला कि इंडिया में काम तो बहुत स्लो होता है तो आप कैसे करवाएंगे, तो बोले कि आप बैठिए तो सही, आप मिलिए तो सही, सब जो आपको मिलने है जिससे मिलने का, आपको 10 बजे ये मिनिस्टर से मिला दे, 11 बजे इस मिनिस्टर से मिला दे, शाम को 4 बजे तक PM से भी मिलवा दिए। जैक बेल ने बोला नहीं यार, तो काम तो बहुत फास्ट हो रहा है, सारे नेता और मिनिस्ट्री जो भी है फटाफट हमको मिल गए। वे बोले कि इंडिया के सभी IT कंपनियों से आपका प्रेजेंटेशन करवा देते हैं। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे पहले नौजवान लड़के जो अजीत प्रेम जी थे, विप्रो के मालिक, इन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि वो खुश हो के इंडिया से गए। उन्होंने बोला कि आप ठीक है, आपका अपना जो भी प्रोजेक्ट है अभी इंडिया में भी चालू करेंगे। तो उन्हें सबसे पहला प्रोजेक्ट लगाया था जो इंडिया में $10 मिलियन का लगाया था। इन्होंने अपने इंडिया में प्रोजेक्ट चालू किया। इंडिया में गुड़गांव में इन्होंने पहला अपना बिल्डिंग डाला जी करके। फिर जब ये जी का प्रोजेक्ट फैला और जी का कंपनी आगे बढ़ी तो मिलियन का काम बिलियन में होने लगा। जी कंपनी के पीछे बहुत सारी कंपनियाँ आए, अब 250+ कंपनियाँ अभी गुड़गांव में स्थित हैं। जी कंपनी ने बोला भी कि जो भी
हम लोग करने आए थे गुड़गांव में, जो भी प्रोजेक्ट जितना भी काम किए ये सब केपी सिंह की देन से हुआ और केपी सिंह की वजह से हम लोग इंडिया आए और ये सब काम किए। सब क्लियर होता है कि केपी सिंह ने गुड़गांव को डेवलप किया है और गुड़गांव को एक बंजर ज़मीन से गुड़गांव बनाया।